गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। आज तारीख है 29 अगस्त और हम कवर करेंगे 29 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी कि इंटरनेशनल फीमेल ट्रेड सेंटर किस राज्य में खोला जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केरल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो केरल जो राज्य है इसमें क्या किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा, जो कि भारत का पहला होगा। यदि बात की जाए इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो जो हमारे फीमेल एंटरप्रेनर्स हैं उनको ये गति देगा। इस केंद्र की जो स्थापना हो रही है वो एक पहल के तहत की जा रही है, जिसका नाम है ग्रीन पार्क पहल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2013 में केरल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था जेंडर इक्वलिटी का, महिला सशक्तिकरण का और फाइनेंशियल स्टेट को इक्वल करने का। और इसी पहल के तहत क्या किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है केरल में। फिलहाल केरल की बात की जाए, तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी हो जाएगी, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बने हैं। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आपसे पूछा है सबसे कम उम्र के लेखक बने हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैरिके लुकास रिजरेवेल्ट। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो यहाँ पर फिर आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मिशेल हचिसन और ML रिजेवेनेवेल्ट ने क्या जीता है? दोनों ही ने संयुक्त रूप से ये जीता है। अब मैरिके लुकास रिजनेवेल्ट, इनकी एक उपन्यास था जिसका नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसी के लिए इनको क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। और जो मिशेल हचिसन है ये इस बुक का अनुवादक थे, यानी कि ट्रांसलेटर थे, इसी कारण इनको भी अवार्ड दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा गया है सबसे कम उम्र के, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। लेकिन यदि बात की जाए मैन बुकर पुरस्कार की, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये UK में आयोजित किया जाता है और इंटरनेशनल साहित्यिक पुरस्कार है, जो कि स्टार्ट हुआ था 2005 में और हर 2 साल के अंदर दिया जाता था। लेकिन 2016 से ये प्रत्येक वर्ष दिया जाने लगा है। इसमें जो राशि मिलती है वो 64,000 USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर मिलती है, या फिर 50,000 पाउंड मिलते हैं, जो कि नकद रूप में होते हैं। तो आपको याद रखना है इस बुकर पुरस्कार के बारे में। यदि बात की जाए कि भारत में कोई साहित्यिक पुरस्कार है जो कि काफ़ी बड़ा हो, तो जी हाँ, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है? पूछा गया है NRI यूनिफाइड पोर्टल, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसका मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंटल ऑफ इंडिया। अब ये किसके लिए लाभदायक है? तो जो प्रवासी भारतीय हैं और NRI, उन दोनों ही को क्या करेगा? स्वास्थ्य जो उनकी जो सेवाएं हैं उससे कनेक्ट करेगा, जो राज्य की सेवाएं नहीं मिल पाती उससे कनेक्ट करेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश से कुछ न्यूज की, तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका टारगेट 5 वर्ष का है और कितना है? 40 लाख इसका क्या है? इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। हाल ही में किसने नेशनल सोक्रेटिस चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जनरल M मुकुंद नरवणे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो बुक है वो सभी के लिए अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी के चाहे स्टूडेंट हो और डॉक्टरेट लेवल तक के जो उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो आर्मी थिंक टैंक है। जिस प्रकार से हमारा नीति आयोग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे भारत का थिंक टैंक, यानी कि सोचने की क्षमता,
उसी प्रकार से सेना का एक थिंक टैंक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़। क्या बोलते हैं? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़, यानी कि CLWS बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 2004 में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेजेंट टाइम पर जो अध्यक्ष है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार अहलूवालिया है। याद रखना है, जिस प्रकार से हमारे भारत का पूरा एक थिंक टैंक होता है, सरकार का थिंक टैंक होता है, उसे योजना आयोग बोलते हैं। इसी प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मी का थिंक टैंक बोलते हैं। और इसी ने ये बुक को पब्लिश किया है, लेकिन इसका विमोचन किसने किया है? तो जनरल M मुकुंद नरवणे, यानी कि भारतीय सेना के अध्यक्ष इस समय वो कौन है? जनरल M मुकुंद नरवणे हैं। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, जब भी ब्रिक्स की बात आती है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है, जो कि मैंने आपको रिसेंटली 1 या 2 दिन पहले समझाया था। और ब्रिक्स का एक बैंक भी बना हुआ है जिसका नाम है NDB, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। अब मैं जब आपको समझा रहा था तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा था कि जो अभी इस समय यानी कि 2020 में तो जो रूस है वो सभी मीटिंग का क्या करेगा? आयोजन करेगा। अब ब्रिक्स में क्या होता है? रूस के बाद क्या आता है? आई आता है, यानी कि आई का मतलब इंडिया होता है। तो 2021 में जितनी भी मीटिंग होगी वो इंडिया हेल्ड करेगा। अब बात की गई है ब्रिक्स खेल 2021, तो ये कौन करेगा? भारत करेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब भारत में आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स होना है 2021 में, तो उसी के साथ साथ ब्रिक्स खेल भी भारत आयोजित करवाएगा। और इसकी अनाउंसमेंट किसने किया है? तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसका अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा की घोषणा की है। जापान की मुद्रा क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं जापान की मुद्रा जापानी येन है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल बात की जाए शिंजो अबे की, जो कि जापान के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में बीमारी के चलते हुए इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इनके बारे में यदि बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट और बात है, ये पहले जापानी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारतीय गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किया था। ये 2 बात आपको याद रखनी है कि जापान के सबसे ज़्यादा समय तक ये प्रधानमंत्री रहे। दूसरा, पहले जापानी PM जो कि हमारे भारत आए थे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में। फिलहाल जापान की बात की जाए तो जापान की राजधानी क्या आप सभी लोग जानते हैं? टोक्यो है। मैंने मुद्रा बता दी येन, और अभी तक प्रधानमंत्री ये छोड़ चुके हैं, तो अभी पद खाली है। असम राज्य ने मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए कितना निवेश किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन डी, यानी कि 900 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। अब बात की गई कौशल विश्वविद्यालय, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही है? असम राज्य के मंगलदोई में इस्टेब्लिश की जा रही है। फिलहाल यदि बात की जाए तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसमें से ये पहला अपने तरह का विश्वविद्यालय है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ। अब यदि बात की जाए इसके लिए इन्होंने किससे टाई अप किया है? तो सिंगापुर की कंपनी है जिसका नाम है ITE एजुकेशन सर्विस। फिर से सुन लीजिए, ITE एजुकेशन सर्विस। अब यही पूरा सिस्टम बैठा लेगी किसका? कौशल विश्वविद्यालय का। और इसी के साथ किसने समझौता किया? तो असम सरकार ने समझौता किया है। टोटल निवेश कितना है? 900 करोड़ का टोटल निवेश। असम की यदि बात की जाए, राजधानी इसकी दिसपुर हो जाएगी। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। रिसेंटली असम ने एक और योजना शुरू की थी जिसका नाम क्या था? अरुणोदय योजना इसका नाम था, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किसने बताया कि भारत अपनी निर्माण कचरे का केवल 1% ही पुनः उपयोग कर पाता है? निर्माण कचरा यानी कि कंस्ट्रक्शन जो वेस्ट रहता है उसका ओनली 1% इस्तेमाल कर पाता है भारत। और ये किसने बताया हमको? तो CSE ने, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इन्होंने एक सर्वे किया है, एक स्टडी की है, और उसमें इनको ये पता चला है जो भारत का कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो ओनली एंड ओनली 1% ऐसा है जो हम यूज़ कर पाते हैं, यानी कि हम लोग इसको रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि हम लोग इसको 1% की जगह 100% रिसाइकिलेबल करने लगे तो हम काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा
काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे हम लोग अपने दूसरे के मुकाबले। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है और ये बात आपको याद रखनी है। वंदे भारत मिशन का छठवां चरण कब से शुरू होगा? तो देखिए जो छठवां चरण है वो 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा। तो याद रखना है वंदे भारत मिशन, ये क्या मिशन था? तो कोविड-19 में जो इंडिया से बाहर लोग फंस गए थे उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। अब ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो हमारे एयर फोर्स के द्वारा चलाया गया था। 2 मिशन चलाए गए थे एक्चुअली, एक वंदे भारत मिशन और एक समुद्र सेतु। जो समुद्र सेतु मिशन है ना वो चला गया था भारतीय नौसेना के तहत, यानी कि ऐसे देश जो हमारे जल के आसपास हैं, यानी कि जलीय स्थल में, उन्हें हम लोग नाव से लाए थे। और ऐसे जिनको हमें 7 समुद्र पार ही जाना पड़ेगा, यानी कि एयर के द्वारा जाना पड़ेगा, तो उनके लिए हमने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था। तो इसी का छठवां संस्करण जो है वो 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। CPL में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। CPL यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग, जो कि वेस्ट इंडीज़ की प्रीमियर लीग है और इसको CWI कराता है। जैसे कि हमारे यहाँ IPL होती है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग होती है, और उसे BCCI कराता है। इसी प्रकार से CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है, जो कि वेस्ट इंडीज़ की होती है, और इसे CWI कराता है, यानी कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकेट बोर्ड ऑफ वेस्ट इंडीज़ भी बोलते हैं, ये आयोजित करवाता है। अब इसमें जो पहले भारतीय खेलने वाले वो बन गए हैं प्रवीण तांबे, यानी कि ऑप्शन 20 का क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्या था, सुनील नारायण खेल रहे थे लेकिन सुनील नारायण चोटिल हो गए थे, इसी कारण प्रवीण तांबे को खिलाया गया और प्रवीण तांबे ने यहाँ पर विकेट भी लिए हैं, और इसी प्रकार ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।